हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो के माध्यम से जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व्याख्या के साथ देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक क्या होता है? ए ऑप्शन है तांबे की कमी, बी ऑप्शन है बोरॉन की कमी, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन की कमी, डी ऑप्शन है पोटेशियम की कमी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन। आप सभी लोग जानते हो भारत में आलू को सब्जियों का राजा माना जाता है। प्रमुख फल है सब्जी सब्जी में सॉरी फल नहीं, प्रमुख फसल है सब्जी की ये। आलू में ब्लैक हार्ट नामक जो रोग हो जाता है वो ऑक्सीजन की कमी से होता है। आलू अनियमित आकार का पैदा होता है और उसमें ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं, तो वो जो बीमारी होती है उसे ब्लैक हार्ट बोलते हैं। और ये जो होती है ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है चयनित आधारभूत उद्योग, सी ऑप्शन है रक्षा, डी ऑप्शन है लोहा एवं इस्पात इस्पात उद्योग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, लोहा एवं इस्पात उद्योग। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य लोहा एवं इस्पात उद्योग से होता है। कोर सेक्टर का तात्पर्य लौह इस्पात, दूरसंचार, शक्ति, सड़क निर्माण, रेलवे आदि जैसे आधारभूत संरचना में संबंधित क्षेत्रों से होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। ए ऑप्शन है एनआर सरकार ने, बी ऑप्शन है कस्तूरी भाई लाल भाई ने, सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने, डी ऑप्शन है श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना को श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक साक्षरता दर। ये क्वेश्चन जो है फेवरेट वाला क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। ये किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन आता है। हमने भी 6-7 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं जिसमें ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। इवन 2011 की जो भी जनगणना के आंकड़े हैं वो अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अभी 2021 में जो जनगणना होनी थी वो हो नहीं पाई है। तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे ये 2011 की सेंसस से ही बनेंगे। तो इसको पूरे अच्छी तरह से टैली करिए। यूपी की जो जनगणना है उसको भी अच्छी तरह से टैली कीजिए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का एग्जाम है उस पर यूपी की जनगणना ज़्यादा पूछी जाती है। तो ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता दर जो है उत्तराखंड की है। अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से उत्तर बताया गया। अगर इसमें ऑप्शन केरल होता तो आप केरल बता देते। अब केरल इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया, तो आप जो ऑप्शन दिए उनके हिसाब से बताएंगे कि कौन सी साक्षरता सबसे ज़्यादा है। तो अब सबसे बात इम्पोर्टेंट ये होती है कि अगर आपको पता ही नहीं है कौन से राज्य में कितनी साक्षरता कितने परसेंट है तो आप बता नहीं सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश की है 67.9% 2011 के अनुसार। उसके बाद मध्य प्रदेश की है 69.3%। ऑब्वियसली अब 2021 की जो जनगणना नहीं हुई है, जो अब हो सकती है 2024 में, तो उसमें ये आंकड़े बढ़ के ही आएंगे। पर अभी तक जो पढ़ना है वो 2011 से पढ़ना है। 78.8% किसकी है? उत्तराखंड की। उत्तर प्रदेश की 67.7%। तो ये चारों आंकड़े याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शित हुई है? तो ए ऑप्शन है कोलकाता एवं दिल्ली, बी ऑप्शन है दिल्ली एवं बेंगलुरु, सी ऑप्शन है मुंबई एवं कोलकाता, डी ऑप्शन है मुंबई एवं दिल्ली। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय अगर जनसंख्या है, नगरीय मतलब शहर में रहने वाले लोग जो हैं, मुंबई और दिल्ली में दर्शित हुए हैं। भारत के 4 महानगर हैं जिन्हें हम अवरोही क्रम में लिखते हैं, जैसे सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। जहाँ पे शहरी जो लोग रहते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है मुंबई, जहाँ सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा दिल्ली, उसके बाद आता है हमारा कोलकाता, उसके बाद आता है बेंगलुरु।
तो यहाँ पे नगरीय जो व्यवस्था है, जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है? तो जो यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन होता है, तो यहाँ पे सबसे कम नगरीकृत कौन सा है? तो ए ऑप्शन है लक्षद्वीप, बी ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी ऑप्शन है दादर एवं नागर हवेली, डी ऑप्शन है पुडुचेरी। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें तो यहाँ 35.67% केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम नगरीकृत है। लक्षद्वीप की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 78.07% लोग हैं। पुडुचेरी में 68.33%, दादर नगर हवेली में जो कि अभी अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दादर नगर हवेली और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। और उस समय जो दादर नगर हवेली थी उसमें थे 46.72%। अगला क्वेश्चन है, न्यून पोषक सांद्रता वाले जलाशय हैं। ए ऑप्शन है वेलांचल क्षेत्र में, बी ऑप्शन है अल्पपोषी क्षेत्र में, सी ऑप्शन है नेरिटांचली क्षेत्र में, डी ऑप्शन है नितल क्षेत्र में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डी ऑप्शन। न्यून पोषक सांद्रता वाले जलाशय नितल क्षेत्र में पाए जाते हैं। सर्वाधिक पोषक तत्वों की प्राप्ति अवरोही क्रम में क्रमशः बेतांचली क्षेत्र में, अवरोही क्रम की अगर बात करें तो सर्वाधिक जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो बेतांचली क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसके बाद अल्पपोषी क्षेत्र में, फिर नेरिटांचली क्षेत्र में, नितल क्षेत्र में होते हैं। यही कारण है कि फाइटोप्लैंक्टन की सांद्रता जो है क्रमशः अवरोही क्रम में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? ए ऑप्शन है 2000, बी ऑप्शन है 2008, सी ऑप्शन है 2012, डी ऑप्शन है 2015। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लोकार्पित की गई थी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नई दिल्ली में इस कार्य योजना की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय कार्य योजना में निर्वाह योग्य विकास के भारत के दृष्टिकोण और उन कदमों को शामिल किया गया जो इसे प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने में आवश्यक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। भारत में हाथी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? ए ऑप्शन है 1968, बी ऑप्शन है 1992, सी ऑप्शन है 1972, डी ऑप्शन है 1974। तो भारत में हाथी परियोजना का जो क्वेश्चन कहाँ चला गया? हाथी परियोजना का जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1992 में। गजतमे नाम से हुई थी ये, गजतमे गजतमे नाम से हाथी संरक्षण योजना की शुरुआत हुई थी। वर्तमान में ये परियोजना 16 राज्यों में चल रही है। देश में पहला हाथी पुनर्वास केंद्र जो बनाया गया था वो हरियाणा में बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य जो योजना लोकार्पित की गई थी, इस क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं। तो ये 30 जून 2008 को की गई थी। तो कुछ चीजें याद आ रही है मुझे, वो भी आप नोट कर सकते हैं। राष्ट्रीय कार्य योजना 8 प्राथमिकता वाले राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करती है, ठीक है, जिसमें पहला आता है सौर ऊर्जा मिशन, जिसे सोलर एनर्जी मिशन बोलते हैं। ऊर्जा क्षमता बढ़ाना, एनर्जी एफिशिएंसी, सतत पर्यावास मतलब कि सस्टेनेबल हैबिटाट, जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को टिकाऊ बनाना, मेकिंग द हिमालयाज इकोलॉजिकल सिस्टम सस्टेनेबल, ग्रीन इंडिया, वन क्षेत्र 33% करना, टिकाऊ कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और 8वें नंबर पे आता है जलवायु परिवर्तन के ज्ञान का रणनीतिक मंच, मतलब कि स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म फॉर नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट भी याद रखिएगा जो राष्ट्रीय कार्य योजना की 8 प्राथमिकता रखते हैं। कभी क्वेश्चन पूछ ले जाए इसलिए हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? ए ऑप्शन है कन्याकुमारी, बी ऑप्शन है रामेश्वरम, सी ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, डी ऑप्शन है पॉइंट काली मेर।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। आप सभी लोग जानते हो 2 पॉइंट है हमारे, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट इसका दक्षिणी बिंदु हो जाएगा। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बड़ा निकोबार द्वीप इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी पूछ लिया जाए क्वेश्चन में इंदिरा पॉइंट ना लिख के पिग्मेलियन पॉइंट लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। आरओ का एग्जाम थोड़ा अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, तो हो सकता है इसमें अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इंदिरा पॉइंट की बजाय यहाँ पर पिग्मेलियन पॉइंट लिखा हो सकता है, या फिर यहाँ पर पार्सन पॉइंट लिखा हो सकता है। तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसे पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु अगर पूछ लिया है क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट पर है। उत्तरी अक्षांश पर कन्याकुमारी या केप कैमोरिन अंतरद्वीप है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित द्वीप है। भारत का उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर राज्य में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर इंदिरा कॉल कहलाता है। कभी पूछ लिया जाए उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो आपका इंदिरा कॉल है। अभी उत्तरी और दक्षिणी बिंदु तो आप सभी को पता ही रहता है कि इंदिरा पॉइंट दक्षिणी है और उत्तरी जो है इंदिरा कॉल है। कभी पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो पश्चिमी बिंदु जो है गौर माता है। गौर माता या गुहार मोती, पश्चिमी बिंदु भी पूछा जा सकता है। गुहार मोती जो है, और ये गुजरात राज्य में है। ठीक है। दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में, उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में, पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य में। अब आता है आपका एक बिंदु बचा है, वो है पूर्वोत्तर बिंदु, तो वो होता है कीवीथू। अब ये कौन से राज्य में है, तो ये है अरुणाचल राज्य में। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? ए ऑप्शन है खासी और पटकाई और अराकामा योमा। बी ऑप्शन है अकाई पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। डी ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। भारत और म्यांमार को इनमें से कोई भी जो पर्वत श्रेणियां हैं वो अलग नहीं करती। भारत और म्यांमार के मध्य अराकानियोमा, राखिन, नागा, चिन और लुसाई मिजो पहाड़ियां जो होती हैं, राखिन, चिन, मिजो पहाड़ियां जो है वे अलग करती हैं। खासी पर्वत श्रेणी पटकाई रेंज का ही एक पार्ट है, लेकिन इसका विस्तार मेघालय राज्य में है, न कि भारत के म्यांमार सीमा पर। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी बराबर होता है जीएनपी सकल कर, जीएनपी विदेशी सहायता, जीएनपी पूंजी हास, जीएनपी अप्रत्यक्ष कर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, जीएनपी पूंजी हास। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए जीएनपी में पूंजी स्टॉक की खपत या मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, अर्थात एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? कौन सा कर जो है भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता? ए ऑप्शन है सेवा कर, बी ऑप्शन है निगम कर, सी ऑप्शन है सीमा कर, डी ऑप्शन है मार्ग कर। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। भारत सरकार द्वारा आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर लगाया जाता है, जबकि मार्ग शुल्क जो है राज्य सरकार लगाती है। अगला क्वेश्चन है, लीड बैंक का कार्य किया जाता है? ए ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, बी ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, सी ऑप्शन है किसी भी बैंक द्वारा, डी ऑप्शन है इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा। गॉडगिल अध्ययन
दल और नारीमन समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने लीड बैंक की योजना तैयार की थी। इस योजना के अंतर्गत स्टेट बैंक तथा उसकी सहायक बैंकों, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा 3 निजी स्वामित्व वाली बैंकों को जिलों में बैंकिंग सुविधाओं के विकास एवं सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया। प्रत्येक राज्य में, जैसे कि छोटे राज्यों को छोड़कर, 2 बैंकों को जिलों में बैंकिंग सेवाओं हेतु लीड बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन अग्रणी बैंकों में जिलों में बैंकिंग विकास के लिए सलाहकार समितियों का गठन किया गया। प्रत्येक जिले में किसी एक राष्ट्रीयकृत बैंक का चयन करके उसे जिले के विकास संबंध कार्यों का दायित्व सौंपने की लीड बैंक योजना 1969 में प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया? ए ऑप्शन है राजीव गांधी, बी ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, सी ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, डी ऑप्शन है एच.डी. देवगौड़ा। तो इसका जो सी बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रथम चरण 1991 में आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? ए ऑप्शन है आलू, बी ऑप्शन है गन्ना, सी ऑप्शन है सनई, सी ऑप्शन है आपका सनई और डी ऑप्शन है चना। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल सनई होती है। हरी खाद का अर्थ होता है कि उन पत्तेदार फसलों से जिनकी वृद्धि शीघ्र हो तथा काफी मात्रा में बड़े होने पर फूल फल आने से पहले उन्हें जोतकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। फलतः मृदा में ये फसलें सूक्ष्म जीवों द्वारा विच्छेदित होकर मृदा में ह्यूमस तथा पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करती हैं। ऐसे फसलों का शस्य प्रणाली में उपयोग हरी खाद देना कहलाता है, जैसे सनई, ढैंचा, उर्द, मूंग, लोबिया एवं सैजी आदि की फसलों का प्रयोग जो है हरी खाद के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अदृश्य मदों के व्यापार से क्या अभिप्राय है? ए ऑप्शन है सेवाओं का व्यापार, बी ऑप्शन है वस्तुओं का आयात, सी ऑप्शन है वस्तुओं का निर्यात और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अदृश्य मदों के व्यापार से अभिप्राय सेवाओं का व्यापार होता है, जबकि दृश्य मदों के व्यापार वस्तुओं का आयात निर्यात शामिल होता है। अब फिर से एक जनगणना से क्वेश्चन है, यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर, ये क्वेश्चन हमने अभी किया ही था तो आप सभी लोग तुरंत से बता देंगे कि इसका जो ये क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें 66.7 होती है हमारे उत्तर प्रदेश की साक्षरता और इसमें 66.68%, तो ये मिला जुला क्वेश्चन मिल रहा है आपको, तो इसको ही आप तुरंत से लगा देंगे। ठीक है। और पुरुष और महिला की साक्षरता की बात करें तो पुरुष क्रमशः 77.3% पढ़े हुए, 57.2% जो है महिलाएं पढ़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? ए ऑप्शन है दमन एवं दीव, बी ऑप्शन है दादर एवं नागर हवेली, सी ऑप्शन अंडमान निकोबार, डी ऑप्शन है पुडुचेरी। अब ये क्वेश्चन भी अभी हमने किया था तो आप सब तुरंत से बता सकते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडमान निकोबार, क्योंकि वह परसेंट में पूछा था उस क्वेश्चन में और इसमें आपको नेम पूछा हुआ है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है अंडमान निकोबार, जिसका घनत्व 46 है। ठीक है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की घनत्व की अगर बात करें तो दमन और दीव का है 2191 और पुडुचेरी इसमें दिया गया है तो ये है 2547। दादर नागर हवेली की अगर बात करें तो 2191। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या होगा? ये ऑप्शन है वाराणसी, बागपत, संत रविदास नगर, गौतम बुद्ध नगर, बी ऑप्शन है संत रविदास नगर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, सी ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, संत रविदास नगर, बागपत, डी ऑप्शन है वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और संत रविदास नगर या भदोही। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे
पहले आता है वाराणसी, फिर आता है गौतम बुद्ध नगर, फिर आता है बागपत, फिर आता है संत रविदास नगर या भदोही। और इनके वर्ग किलोमीटर की अगर बात करें तो वाराणसी जो है 1535 वर्ग किलोमीटर रहता है इसका क्षेत्रफल, और 1442 किलोमीटर क्षेत्रफल रहता है गौतम बुद्ध नगर का। बागपत का रहता है 1321 किलोमीटर, और संत रविदास नगर का रहता है 1056 किलोमीटर क्षेत्रफल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। तो प्रदूषक दिए गए हैं और उनका प्रभाव दिया गया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के सामने दिया गया लिवर और किडनी को क्षति, फिर दिया गया है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो इसके सामने दिया गया है कैंसर। सी ऑप्शन है धूलकण स्वास्थ्य संबंधी रोग। डी ऑप्शन है सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है? ए ऑप्शन है सौर सेल, बी ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम उत्पाद, बी ऑप्शन है वन उत्पाद। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका जो सौर सेल है वो आंसर सही हो जाएगा। पर्यावरण को स्वच्छ रखने की दृष्टि से सौर सेल ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत होता है। सौर सेल फोटोवोल्टिक प्रभाव के द्वारा सूर्य प्रकाश के किसी भी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद एवं नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा प्राप्त कुछ न कुछ मात्रा में पर्यावरण का निम्नीकरण अवश्य होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है रीजनिंग से संबंधित है, तो ऐसे भी करते हैं। कॉपी पेन अपने साथ रखिए और इस क्वेश्चन को हल कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए। ठीक है। यदि बॉबी का पहला जन्मदिन जनवरी में 1989 के किसी एक दिन मंगलवार को पड़े, तो वह जिस दिन उसका जन्मदिन था उस दिन कौन सा दिन था? यदि बॉबी का पहला जन्मदिन मतलब जब बॉबी 1 साल का हुआ तो वो जनवरी, क्या क्वेश्चन है, यदि बॉबी का पहला जन्मदिन जनवरी में होता है तो 1989 में किसी एक दिन वो मंगलवार को पड़े, तो उस दिन उसका जन्मदिन कब होगा? तो ये पूछा गया है। अब इसमें देखो क्वेश्चन को समझने वाली बात है, इसमें ये जनवरी दिया गया, ये बताया नहीं गया कब जन्मदिन होता है। 1989 दिया है तो इसमें अंदाजा आपको लगाना है। अब सोचो, किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन या पहले के वर्ष की तारीख को दिन ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि वर्ष में एक दिन का लीप वर्ष पड़ने पर 2 दिन घटते हैं। अगर वर्ष में 2 दिन, एक दिन तथा लीप वर्ष पड़ने पर क्या होता है, 2 दिन घट जाते हैं। क्योंकि 1989 के वर्ष के पहले 1988 जो है लीप वर्ष रहा था। ठीक है, लिखते जाते हैं 1989 के पहले वर्ष में 1988 जो रहा था वो लीप वर्ष था, तो अंततः 1988 को उसी तारीख के दिन में 2 दिन घटा दो, तो बॉबी का जन्मदिन बराबर बॉबी का पहला जन्मदिन -2 करेंगे तो मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, जो इसमें दिया गया है। तो अब मंगलवार में भी आपको 2 दिन घटाने हैं क्योंकि लीप ईयर का इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो अगर 2 - 2 करोगे, क्योंकि 2 दिन हो गए मंगलवार, और इसको माइनस कर दोगे तो 0, तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा, रविवार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविवार, संडे को उसका जन्मदिन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? आप सभी लोग जानते हो, ये होली जो है बरसाना में मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली प्रत्येक वर्ष फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। होली महोत्सव मथुरा के बरसाना में मनाया जाता है। मथुरा में यमुना महोत्सव चैत्र मास के षष्ठी को विश्राम घाट पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? ए ऑप्शन है SGST, बी ऑप्शन है स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क, सी ऑप्शन है भू राजस्व, डी ऑप्शन है व्यापार कर। तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। SGST जो है राजस्व का मुख्य स्रोत है। उत्तर प्रदेश के कुल राजस्व में SGST का योगदान 55,673
करोड़ है, 55,673 करोड़ रुपए का है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की? अब ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने 2020 में बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 1200 रुपये प्रति माह तक सालाना अनुदान देगी। योजना के तहत बालकों को प्रति माह 1000 तथा बालिकाओं को 1200 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के तहत बाल श्रम से जुड़े 57 जिलों में सबसे पहले चयनित किया गया था। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे वर्ष 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी? तो ये क्वेश्चन उस समय का करंट का क्वेश्चन था, पर कभी भी पूछा जा सकता है। 2020 में खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? ये क्वेश्चन मुश्किल ही पूछा जाएगा, फिर भी आप इसे याद रखिएगा। 2020 में डॉक्टर रतन लाल को ये पुरस्कार दिया गया था। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को खाद्य उत्पादन बढ़ाने तथा मृदा केंद्रित रुख विकसित करने के लिए मुख्य धारा विषयक बनाने में योगदान देने, प्राकृतिक संसाधनों को बरकरार रखने एवं संरक्षित रखने तथा जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी और 12 जून 2020 को ये घोषणा की गई थी, फिर इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। तो ये थे आज के जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें, फिर भी अगर आपको कोई कमी लगती है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और कोई आपके सजेशन है